Dear student, today I am going to the chapter, the last lesson of class 12th in English. This chapter is taken from the book Flamingo. तो dear student, स्टार्टिंग में मैंने आपको इसकी वीडियो बनाई थी लास्ट लेसन. अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आई एम गोइंग टू टीच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो बी अटेंटिव एंड लुक केयरफुली. आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव. यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था किस तरह से मैं जो फ्रेंड है लिटिल बॉय जो स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट के रूप में है, तो वो किस तरह से स्कूल जा रहा है और रास्ते में उसे बुलेटिन बोर्ड पर जो नोटिस मिलता है उससे काफ़ी कंफ्यूज होता है. और वहाँ पहुँचते हो वहाँ का स्कूल का जो एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा होता है उसे. तो इससे क्या है उसे और लगता थोड़ा. तो वहाँ बताया गया दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव. तो जैसे वहाँ पहुँचता है क्लास में एंट्री हो जाती है वहाँ, तो फ्रेंच वो मिस्टर हैमल कहते हैं उनके जो टीचर्स के, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है आज आपके लिए. तो बहुत ही अटेंटिव हो जाता है और एकदम सीरियस भी हो जाता है. व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड वर टू मी. तो वो कह रहा है कि वो शब्द मेरे लिए कितने बिजली की तरह कड़कने वाले थे एक तरह से उसके लिए. Oh, the racist that was what they had put up at the town hall. यानी वे दुखी लोग, यह था जो उन्होंने टाउन हॉल के सामने लिख रखा था. वो कह रहा है कि when he was crossing from that way, some people were gathering around the notice board. तो that was the same which I found on my way. तो ये बात यहाँ कह रहा है वो. माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई. मेरा अंतिम फ्रेंच पार्ट क्यों. वो कह रहा है आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. यानी वो कह रहा है कि एक तरह से मैं नहीं जानता था कि लिखा कैसे जाता है. आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख पाया था वो हल्का सा. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. तो विचार कर रहा है मुझे और नहीं सीखना चाहिए क्या. आई मस्ट स्टॉप देयर. मुझे तब वहीं रुक जाना चाहिए वो ये सोच रहा है. ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन. तो वो कह रहा है मैं अपना याद नहीं कर पाया, ये अपनी चैप्टर को पढ़ नहीं पाया अपनी लैंग्वेज को. तो इस बात का खेद है. फॉर सीकिंग वर्ड्स एक्स. जबकि इसके अलावा क्या हुआ है, अपना टाइम जो वेस्ट करता था ज़्यादा पक्षियों के अंडे ढूंढने में करता था. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार. सार एक नदी का नाम है, उसमें फिसलते हुए उससे एंजॉय करना. और इन बुक माई बुक्स दैट हैड seemed such a nonsense a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saint were old friends now that. जो चीज़ें उससे अब पहले बहुत ही उसकी जैसे किताबें हैं उसकी थोड़ी, और थोड़ी देर पहले कह रहा मुझे एक समस्या लगती थी जो ले जाने में इतनी भारी लगती थी. उनकी ग्रामर की बुक है और एक तरह से मेरे संतों का इतिहास वाली बुक है और मेरे पुराने क्या पूरी तरह से ये सारी चीज़ें अब उसके ओल्ड फ्रेंड बन चुके हैं जो पहले ये और लग रहे थे उसको. तो वो कह रहा है सो ओल्ड फ्रेंड दैट आई कुड नॉट गिव अप. जिन्हें वो कह रहा है कि एक तरह से मैं अब उन्हें त्याग नहीं सकता हूँ, गिव अप नहीं कर सकता हूँ पूरी तरह से. एंड एम हैमल टू. और एम हैमल टू को यानी उनको भी अपने टीचर को भी अब एक तरह से इग्नोर नहीं कर सकता. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन. अब उसके दिमाग में विचार ये आ रहा है कि शायद इस विचार ने कि वह दूर जा रहे हैं उनके सर हैं, तो इतना दोबारा नहीं देख पाऊँगा. तो इन चीज़ों की वजह से क्या है उसका जो एटीट्यूड अपने टीचर के प्रति है जो वो पूरी तरह बदल जाता है और वो सोचने लगता है. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रोलर. जो उसका स्टिक है जिसको यूज़ करते थे बहुत हार्डली मारते थे. एंड हाउ क्रेंकी. वो कितने सनकी थे वो. इन चीज़ों को भी वो नज़रअंदाज करना चाह रहा है एक तरह से. वो अब ये इस मोड में आ जाता है. ही वांटेड टू स्टडी
by his teacher in all conditions. Either he will teach him at any कॉस्ट। तो वो ये सोच रहा है कि वो उसे पढ़ना है, अभी तरह से उसे अपनी उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, अपनी गलतियों का होने लगता है। तो इसमें बताया गया, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। पुअर मैन का मतलब गरीब नहीं है, बेचारा आदमी, यानी जो हेल्पलेस होता है एक तरह से। क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया था फ्रेंच की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का आदेश आया था उन एल्सेस और लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट में जो फ्रांस की थी। तो एक तरह से वहाँ एक फ्रेंच टीचर न्यू नेक्स्ट डे आने वाला था। तो मिस्टर जो हेमल हैं वो अपने क्लास में ये चीज़ बता रहे हैं सभी को वहाँ पर। तो पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये जो लास्ट लेसन है वो कह रहे हैं यह इस पाठ के सम्मान में ही था कि उसने परिवार को पहने जाने वाले कपड़े पहने थे। और इसमें दिखाया गया, देखिए लिखा हुआ है, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। ऐसे स्पेशल डे पर, कभी संडे या जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन का टाइम होता था उस समय ऐसे कपड़े पहनते थे। वो कपड़े आज स्पेशल क्यों पहने वो उसके समय में आ जाता है कि इट वॉज द लास्ट लेसन फॉर हिम एंड नाउ आई अंडरस्टूड, तब वगैरह मैं समझ गया था। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द ब्लेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, के जो हमारी क्लास के पीछे की बेंच खाली पड़ी रहती थी वहाँ पर गाँव के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो मेन लोग मेयर हैं, वहाँ के हाउसर हैं, ये लोग वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि उन्हें भी इस तरह का खेद व्यक्त करना था। तो इस तरह वो भी खेद व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह से मिस्टर हैमल हैं वो अपने लैंग्वेज के प्रति कितने समर्पित थे और किस अपनी टीचिंग प्रोफेशन के प्रति समर्पित थे। तो उसमें ये बताया गया है, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, उन्हें भी पता है वहाँ के लोगों को भी स्कूल नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। अब वो कह रहे हैं कि एक तरह से ये उनका अपना तरीका था मिस्टर हेमल को थैंक्स बोलने का, जो 40 वर्ष से अपनी टीचिंग प्रोफेशन के जरिए सेवा कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। दैट वॉज देयर नो मोर, तो ये दिया है कि अब वो एक तरह से वहाँ पर वो पूरी तरह से नहीं रह पाएंगे, यानी मिस्टर हेमल को वो लीव करना है, छोड़ना है, पूरी तरह से वहाँ से जाना है। दे हैव टू गो देयर फ्रॉम देयर, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को शो किया है। नेक्स्ट में बताया, देखिए, वेल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सभी के बारे में सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी कह रहा है कि मैंने अपना नाम सुना, जो मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, ये मेरा पार्टिसिपल पर बोलने का एक तरह से मेरा टर्न था, बारी थी मेरी, मुझे बोलना था, सुनाना था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through। तो कह रहा है What would I not have given to be able to say, यानी कह रहा मैं एक तरह से पूरी तरह से जो मुझे बताया गया था यहाँ इसके लिए कि जब मेरा नाम मैंने सुना, मेरा नाम पुकारा गया, अब मेरा नंबर सुनाने का था। वो कह रहा है पार्टिसिपल के उस नियम को जोर से और स्पष्ट बिना गलती किए हुए बोल पाने के लिए मैं क्या नहीं दे चुका होता, एक तरह से वो कह रहा है ये। बट क्या है, मैंने पहले शब्द मिला दी, कह रहा है वो, बट लेकिन मैंने क्या हुआ, मिला दिए और खड़ा रहा, यानी मिस्टेक पहले ही वर्ड में उससे मिस्टेक शुरू हो जाती है और एक तरह से उसे वो उसको अच्छी तरह से नहीं सुना पाता है। तो यहाँ वही दिया है, विदाउट वन मिस्टेक, वो को सोच रहा है यहाँ पर दिया हुआ, देखिए, able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up
ऑन द फर्स्ट वर्ड इन स्टूडियो। पहले वर्ड में अटक जाता है। वो सोच रहा था कि मैं बिना मिस्टेक के पार्टिसिपेट सुना दूँ, कुछ करूँ, कैसे भी कोशिश करूँ उनको अपने कॉन्फिडेंस में लाके, लेकिन पहले वर्ड में ही वो अटक जाता है। एंड स्टूडियो, वो खड़ा हो जाता है वहाँ। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर खड़ा हो जाता है। माई हार्ट बीटिंग, उसका हृदय जो बीटिंग करने लगता है। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर उसको साहस भी नहीं है अपने टीचर की तरफ देखने का, क्योंकि वो अच्छी तरह रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था। तो यहाँ अभी अभी इस स्टेज में बताया गया किस तरह से जो फ्रेंच है वो एक तरह से अवेयर हो जाता है कि गांव के लोग क्यों गैदर हुए हैं। और इट इज़ लास्ट लेसन फॉर हिम, मिस्टर हेमल ने भी इस चीज़ को बता दिया था। और जब इसकी बारी आती है तो वो उसको अच्छी तरह पार्टिसिपल के बारे में बता भी नहीं पाता है। आगे देखिए, आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी आई विल नॉट स्कोल्ड यू। तो वो कह रहा है मैंने सुना, एक तरह से यानी मैंने मिस्टर हेमल को मुझे कहते हुए सुना। क्या सुना? उन्होंने क्या बोला? आई विल नॉट स्कोल्ड यू, मैं आपको डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, लिटिल छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें बुरा भले ही लगे, अभी थोड़ा बुरा लगेगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये क्या है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हर रोज़ हम अपने आप से कहते थे वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, और मैं कल से याद कर लूँगा। जब भी आपको काम दिया जाता था तो आपको बहाने चाहिए कोई ना कोई। एंड नाउ यू सी, लेकिन आज आप देख रहे हैं वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ चुके हैं। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एलिस, यही तो एलिस के लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि जो अपने इस कार्य से बचने के लिए, पढ़ाई से बचने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और इस काम को लड़ने वाला जो है वो आज की जगह कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और जो साथी हैं देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, उन्हें आपसे कहने का अधिकार होगा। हाउ इज़ इट, किस तरह से। यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि आप किस तरह अपने आप फ्रेंचमैन कह सकते हो। येट यू कैन नाइदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी भाषा उन्हें लिख सकते हो, उन्हें बोल सकते हो। तो हाउ कैन यू से यू आर फ्रेंचमैन, आप कैसे कह सकते हो हम फ्रेंचमैन हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट फॉर लिटिल फ्रेंच, लेकिन आप ही इसके लिए इतने ख़राब नहीं हो छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, यानी एक तरह से हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। और एक तरह रिप्रोच डिसअपॉइंट होना आवर सेल्फ विद, हम भी इससे उदास हैं, दुखी हैं इस चीज़ से लेकर के। जैसे इसमें दिया आगे, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, आपके पेरेंट्स की पहली बात यहाँ बताई गई है इसमें। अब यहाँ पेरेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि उनके पेरेंट्स भी थोड़े केयरलेस थे, बच्चों की पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं थे। दे प्रिफेयर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मील्स, वे अपने बच्चों यानी किसान लोग हैं, वो पेरेंट्स के बारे में कह रहे हैं कि वो पेरेंट्स जो हैं उनके अपने बच्चों को या तो काम पे लगाना पसंद करते थे, या किसी फार्म में या किसी मिल में काम कराने के लिए, देन पढ़ाई के पीछे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि वो थोड़ा पैसा कमा सकें। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कह रहा है मुझे मेरा भी दोष इसमें है। आई एम ऑल्सो गिल्टी फॉर दिस, कैसे। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कह रहा है कि मैंने आपको कई बार ऐसे भेजा, क्या नहीं भेजा मैंने आपको अपने फ्लावर्स में पानी देने के लिए अपने गार्डन में, तो ये मेरी भी तो एक गलती थी एक तरह से। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जैसे मैं कभी फिशिंग पे जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं आपको छुट्टी देता था, चाहिए छुट्टी आज मैं ऐसे ऐसे काम से जा रहा हूँ। तो ये भी हम लोगों की कमियाँ रही हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, इसी के साथ एक के बाद दूसरी बात करते हुए वो फ्रेंच लैंग्वेज की बात करने लगते हैं। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, अब वो पॉजिटिव हो जाते हैं थोड़े, और वहाँ इंपॉर्टेंस उनकी लैंग्वेज की बताने लगते हैं। कोई भी देश होता है उसकी वहाँ की लैंग्वेज की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, वो उनकी पहचान होती है, वो उनकी एक चाबी होती है उनकी एक तरह से
तो वही बता रहा हूँ, देखिए। मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक टू ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कहना है संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज। द क्लियर है, सबसे साफ सुथरी। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत तर्कशील। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, यानी हम सबको इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, वैसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वैन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई व्यक्ति गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक वो अपनी लैंग्वेज से सटे रहते हैं, उनको एक तरह से लैंग्वेज का उन्हें नॉलेज है, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो ऐसा लगता है कि जैसे उन पर वो चाबी है, जो एक कोई कैदी होता है उसे बाहर निकलने की, उनके पास वो चाबी होती है, जिस उससे कंपेरिजन की गई है। एंड रीड अस अवर लेसन्स, हाँ, देन ही ओपनड अ ग्रामर, तभी क्या वो ग्रामर को खोलते हैं बुक को। एंड रीड अस अवर लेसन्स, हमारे चैप्टर को पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, तब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मुझे कितना आश्चर्य से मुझे उस दिन लगा कि मैं तुरंत समझने लगता हूँ उस चीज़ को। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, जो कुछ वो कह रहे थे वो बहुत अच्छा आसान लग रहा था मुझे। सो ईजी, इतना ईजी था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ टू, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, इससे पहले मैंने लाइफ में कभी भी इतनी केयरफुली उनके लेक्चर को नहीं सुना। दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और शायद उन्होंने भी इस तरह इतने धैर्य से मुझे कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा हो शायद। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग, ऐसा लग रहा था कि वो मिस्टर हेमल उस दिन सब कुछ अपना ज्ञान मुझे उसी दिन देना चाह रहे हों। एंड टू पुट इट ऑल इन टू ओवर माई हेड्स एट वन आई स्टॉप, एक झटके में पूरा ज्ञान मुझे देना चाह रहे हैं हम सबको। आफ्टर द ग्रामर चैप्टर होने के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग का हमारा लेसन था। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस समय हमारे लिए न्यू कॉपीज़ लेके आए मिस्टर हेमल। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंड्स, उस पर एक सुंदर सा राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रेंड्स एलिसिस ये लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, तो मुझे ऐसे लग रहे थे वो छोटे छोटे झंडे जो लहरा रहे हों उस देश के, स्कूल क्लासरूम में सबको पकड़ा दिए गए हों, एक सम्मान की बात थी, तैसे ऐसे दिख रही थी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ और डेस्क के ऊपर सभी की जो ये नोट वो रखी हुई थी, ऐसे लग रही थी वो झंडे के रूप में रखे हुए हैं। यू वॉट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, और आपको पता होना चाहिए किस तरह लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कितनी शांति थी वहाँ। द ओनली साउंड वॉज द स्केचिंग ऑफ द पेंट्स ओवर द पेपर, केवल क्या था वहाँ, द एटमोसफियर वॉल ऑल अराउंड वेरी साइलेंट, देयर वाज नो नॉइज, क्या था, केवल वहाँ एक पेन की चलाने की आवाज़ आ रही थी, स्क्रैचिंग का शीटना, यानी लिखने की आवाज़ केवल बस, और नथिंग एल्स एक्सेप्ट इट। वन सम बीटल्स फ्लू इन, कभी कभार एक दो बीटल जो इंसेक्ट है वो उड़ता दिखाई देता, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था, उस बीटल की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट इन ऑन ट्रेसिंग देयर फिश, एक सबसे छोटा जो है छोटे बच्चे हैं वहाँ बताया गया वो अपना वर्क कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो एक फिश ऑक की तरह एक जो नई उन्हें नॉलेज है, नहीं अच्छी पढ़ाई की नॉलेज उन्हें नहीं अच्छी तरह, फिर भी एक एफर्ट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात थी उसमें। वो भी साइलेंटरी वर्क को कर रहे थे, एज इफ दैट वाज फ्रेंच, जैसे कि उन्हें उस फ्रेंच की बहुत अच्छी नॉलेज है, ऐसा उनकी फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा था, जो छोटे बच्चे थे वो भी। टू ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, अब छत पर क्या है, कुछ जो कबूतर बैठे हुए थे वहाँ उसका फ्रेंच का ध्यान जाता है, जब आवाज़ कर रहे थे हल्की, तो कह रहे हैं एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या जो कबूतर हैं वर्ड्स हैं इनको ही वो जर्मन भाषा सिखाएं क्या। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है, एक तरह से एक छोटे बच्चे का माइंड कहाँ तक जाता है, कितना बड़ा उस पर इफेक्ट पड़ता है कि वो ये तक सोचता कि हम कितने गुलाम से होते जा रहे हैं
कि लगता है हमारे जो पक्षी आज़ाद हैं, ये इनकी भाषा जो है अपनी भाषा क्या ये भी इनको वो अपनी जर्मन सिखाएंगे। मतलब उनकी जो फ्रीडम है उसको वो छीनने जा रहे थे फ्रांस के उसके जर्मन के लोग, वो उसे फील हो रहा है फ्रेंच को। Whenever I looked up from my writing, I saw मिस्टर हैमर सिटिंग मोनसली। जब कभी मैं लिखते लिखते ऊपर देखता था मिस्टर हैमर की तरफ, तो वो एकदम शांत स्वभाव से बैठे हुए नजर आते थे चेयर पर, मोशनलेस एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। एक ही चीज़ पर निगाहें गड़ा हुए, गेजिंग तो घूरना से, लुकिंग स्ट्रेटली, देन एट अनदर, फिर दूसरी तरफ, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग इट लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि स्कूल, छोटे से स्कूल रूम में जो भी चीज़ें उनको एक एक बारीकी से वो अपने माइंड में सेट कर रहे हों। फैंसी, कितना इंटरेस्टिंग है। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि वो 40 वर्ष से एक ही विद्यालय में टीचिंग कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो एक इमोशनली एक हार्डली उनसे इस तरह का रिलेशन बन चुका था वहाँ के बच्चों से, वहाँ के स्कूल से, सभी चीज़ों से। 4 40 years विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ। तो अपने गार्डन के साथ जो विंडो के बाहर दिखाई दे रहा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने जो क्लास थी उसके साथ भी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। वहाँ की जो बेंचेस हैं, डेस्क हैं, वो भी एक तरह से कैसे स्मूथ चिकनी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी, वॉर्न बोला कभी टूट फूट जाना हो, लेकिन चिकनी हो गई थी बैठ बैठ के। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो वहाँ का अखरोट का पेड़ थे वो भी काफ़ी बड़े हो गए थे। एंड द होप पाइन दैट ही हैड पेंटेड हिमसेल्फ ट्वाइन अबाउट द विंडो टू द रूफ। वहाँ की एक बेल है, वो भी क्या है, विंडो के चारों तरफ ट्वाइन बोलते हैं, एकदम घुमा के उसमें लिपट गई थी पूरी तरह से, तो बहुत अच्छी लग रही थी, सुंदर। हाउ इट मस्ट बी हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। कितना उसका हृदय टूटेगा, दिल टूटेगा इन चीज़ों को देख के, जब उन चीज़ों को वो छोड़ के जाएगा। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। हेल्पलेसली वर्ड, हाँ पुअर गरीब के लिए ना, हेल्पलेसली वर्ड यूज हुआ है उस मिस्टर हैमर के लिए। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम। अब उसकी स्कूल के ऊपर ही जो उसके लिविंग रूम है, उसमें उसकी सिस्टर जो पैकिंग कर रही है, उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। पैकिंग दियर ट्रंक्स का मतलब बॉक्स के लिए छोटा जिसमें सामान रखते हैं, तो उसको पैकिंग की आवाज़ सुनाई देती है। कितना उसे दुख हो रहा हुआ, हाउ मच ही वॉज फीलिंग सो सॉरी फॉर दिस और वेरी सैड फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वो अगले दिन उस क्षेत्र को, उस स्कूल को छोड़ने जा रहे हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन। लेकिन क्या फिर भी अपनी इमोशंस को एक तरह से दबा करके, अपनी समस्याएं भुला करके, वो एक तरह से पूरी तरह से हम लोगों को पढ़ा रहे थे टू द वेरी फास्ट। उसके बाद होता है क्या, देखिए, आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री में लेसन हमारा होना था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर। तो यहाँ बेबीज वर्ड हुआ है सभी लोगों के लिए, चिल्ड्रन और वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, हाउसर हैं, सभी के लिए वर्ड हुआ है, क्योंकि सभी जो अल्फ़ाबेटली वहाँ पढ़ रहे हैं, बा बे बी बो, ये उनकी लैंग्वेज की अल्फ़ाबेटली चीज़ है। जो एक स्टार्टिंग जो बुक होती है हमारी, जैसे छोटी या बड़ी की, इस तरह से। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर्स एड पुट ऑन इज स्पेक्टिकल्स। वहाँ ये सभी ओल्ड हाउसर्स थे, सभी उस पर अपनी उसको बुक को रख के, चश्मा लगा के, और होल्डिंग हिज प्रीमियर इन बोथ हैंड, अपने हाथ में दोनों प्रीमियर को पकड़े हुए थे और रीडिंग कर रहे थे। स्पेल द लेटर विद देम, और उन लेटरों को स्पेल कर रहे थे। स्पेलिंग मतलब उनको प्रोनाउंस करना तरह से। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन, उसकी वॉइस क्या है, इमोशन से कांपने लगती है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर मी, मेरे लिए कितना फ़नी सा लग रहा था एक तरह से उसे सुनना। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी आ रहा था।
हाउ वेल आई रिमेंबर इट। अरे, हाउ वेल आई रिमेंबर, कितनी अच्छी तरह याद है इसके बारे में। दैट लास्ट लेसन, के ये लास्ट लेसन जो मेरे लिए था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की घंटी में 12 बजते हैं। देन द एंजलस प्रेयर होती है, एंजलस का प्रेयर के लिए है। एंड द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रेशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल्स, तभी रशियन जो सोल्जर्स हैं वो अपने प्रैक्टिस करके लौट रहे होते हैं, रिहर्सल करके, उनकी आवाज़ सुनाई देती है कदमों की। टेम्परेचर साउंड होती है फीट की। साउंडेड अंडर आवर विंडो, वो हमारी जो विंडोज़ थी के पास, वहाँ से आवाज़ हो रही थी उनकी चलने की। मिस्टर हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़े जाते हैं। वेरी पेल येलो कलर था उनका, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ चेहरा। इन हिज चेयर, अपनी चेयर से उठते हैं। एंड आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, तो मैंने देखा कि इतना बड़ा, टॉल का मतलब यहाँ लंबाई के लिए नहीं है, हम लोग इतना सम्मान मिस्टर हेमल के लिए अब जो उसके फ्रेंड्स के अंदर जागृत हो गया था, वो शायद पहले नहीं था, जो अब वो जाने वाले थे। कहते हैं जब कुछ चीज़ जाने वाली होती है तो उसकी इम्पोर्टेंस हमें और ज़्यादा महसूस होने लगती है। माई फ्रेंड्स सेड ही, तो उसने कहा मेरे मित्रों। आई, ऐसा वो कह रहा मैं, बट समथिंग चौकड हिम, लेकिन तभी उसका गला भर आता है। चौक बोलते हैं रुकना, गला रुक जाना। ही कुड नॉट गो ऑन, वो कुछ कह नहीं सका था। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता है। टुक अ पीस ऑफ चौक, चौक का पीस लेता है। एंड पियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ, पावर के साथ, एनर्जी के साथ, ही रोड एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा लिख सकता था उतना बड़ा उसने लिखा। क्या लिखा? वी वी लव फ्रेंड्स, यानी गुड बाय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लॉन्ग लाइफ फ्रेंड्स, जैसे अमर रहे हमारा फ्रांस, इस तरह उन्होंने लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड, तभी रुक जाता है, वो झुकता है अपने थोड़ा आगे, इस हेड नीचे से जाते हुए, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सामने। एंड विदाउट ए वर्ड, थोड़ा हल्का सा, बिना किसी शब्द के, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथों से ये हाव करते हुए, कैसे बोलते हैं, एक तरह से हमें एक तरह से संकेत देना। स्कूल इज़ डिसमिस, उसने कहा स्कूल डिसमिस हो गया है। यू मे गो, अब आप लोग जा सकते हो। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि फ्रेंड्स जो है और मिस्टर हेमल के किस तरह से, जो इसमें दो मेन करेक्टर हैं, और एल्सेस और जो लॉरेंस, दो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड्स के, उसमें जो फ्रांस लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी, फ्रेंच लैंग्वेज, उसकी जगह जर्मन का आदेश बदलने से आया था। तो किस तरह से आदेश आने पर उस लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस लोगों को पता लगने लगती है, और फिर उसमें उन्हें काफ़ी गिल्टी फील अपने आप में होती है कि हमने क्यों इस पर पहले ध्यान नहीं दिया अपनी इस लैंग्वेज पर। क्योंकि किसी भी देश की कोई भी भाषा होती है, वो उसकी इम्पोर्टेंस उस प्रत्येक नागरिक के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि वो एक भाषा ही हमारी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। थैंक यू। और इसके अलावा यहाँ पर इस तरह के आप पैसेज भी हैं, क्वेश्चन वैसे बन सकता है इसमें, जैसे लिखा हुआ है पुअर में, जैसे हमने आपको क्वेश्चन कहीं से अनसीन आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछने का, आई थिंक यू कैन फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक तरह से क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो। तो इसमें आपका चैप्टर जो शुरू हुआ है, देखिए द लास्ट लेसन, ये दिया। अब इसमें कोई भी स्टेंजा आपका आ जाए, आप पूरा स्टेंजा मैंने एक्सप्लेन 1 बाई 1 लाइन को करा दिया है, जिसमें पूरी तरह आप कोई, जैसे लिखा हुआ है ये वाला स्टेंजा, पुअर मैन, ये लिखा है लास्ट में लाइन, पुअर मैन से लेके मान लीजिए नो मोर तक, मान लीजिए यहाँ तक दे दिया मैंने आपको, सपोज दैट नो मोर, ये दिया देखो नो मोर तक। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन बनाया, फॉर व्हाट पुअर मैन रेफर टू, पुअर मैन किसके लिए वर्ड यूज हुआ है, तो पुअर मैन मिस्टर हेमल के लिए, तो पुअर मैन वर्ड इज रेफर टू मिस्टर हेमल। वाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द ब्लेज सिटिंग इन द बैक ऑफ द रूफ, बिकॉज दे वांटेड टू रेस्पेक्ट टू मिस्टर हेमल, यानी एक सम्मान के लिए, मिस्टर हेमल के सम्मान के लिए वो वहाँ एकत्रित होते हैं, क्योंकि
40 या से 40 साल से वो उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो एक उनको थैंक्स बोलने के लिए वहाँ के लोग आए थे। हाउ मेनी ईयर्स हैड मिस्टर हेमल बीन टीचिंग in their school? तो मिस्टर हेमल हैड बीन टीचिंग इन दैट स्कूल फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्ष से कंटिन्यू वहाँ टीचिंग कर रहे थे। सेम वर्ड भी पूछ लेते उसी में तो जैसे पूछा जाता है फाइंड आउट द सेम वर्ड फ्रॉम द पैसेज गिवन। जैसे प्रेस्टीज का मतलब क्या है, तो प्रेस्टीज का मतलब है ऑनर, सम्मान। और एक है जैसे वियर, पहनना, तो उसका है पुट ऑन। तो ऐसे वर्ड भी पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। और इसके बाद में आपको होमवर्क भी सेंड करेंगे। थैंक यू।